हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 10th दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? फर्स्ट, it was passed to put ban on citizenship of Muslim migrants who have come from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Second, the amendment relaxes the requirement of naturalization from 11 years to 5 years as a specific condition for applicants belonging to any religion. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पूरा इनकरेक्ट है कि भाई ये इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो गलत है। ओरिजिनली द अमेंडमेंट वाज पास्ड टू प्रोवाइड सिटीजनशिप to the persecuted minorities belonging to 6 religious communities, namely Hindu, Sikh, Parsi, Jain, Buddhist, एंड क्रिश्चियंस। तो ये 6 कम्युनिटी में से अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इंडिया में आते हैं तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। ये पर्टिकुलरली इस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। और ये 6 कम्युनिटी जो है वो ये 3 कंट्रीज से होने चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। दूसरी कंडीशन जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये जो एनी रिलीजियन लिखा है ये गलत है। अगर ये 6 रिलीजियन में से कोई इंडिया में आता है एंड दे वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि अर्लियर ये कंडीशन थी कि अगर पिछले 1 साल से आप कंटिन्यू इंडिया में रहते हैं और उससे पहले 11 साल से अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो मतलब आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे। तो ये 11 साल का पीरियड जो है उसे घटा के 5 साल किया गया है। लेकिन ये सिर्फ ये 6 रिलीजियंस के लिए है। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी रिलीजन। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इट इज येट टू गवर्न रूल अपॉन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। Question number 2. Recently, the presence of animal products was found in ceramic vessels at Uttar Pradesh and Haryana. These vessels belong to dash. Option A, Indus Valley Civilization. Option B, Vedic Age. Option C, Mauryan Empire. And option D, Gupta Dynasty. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज ही के न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे है। cattle and buffalo meat residue found in Indus Valley vessels, and it was found in the areas adjoining Haryana and Uttar Pradesh, which dated back to 4600 years. तो अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? First, the earliest Harappan phase is characterized by centralized authority and an increasingly urban quality of life. Second, Kot Diji represents the phase leading up to mature Harappan phase. And third, the early Harappan communities were turning into large urban centers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन उसके फेजेस की बात करें, सो इट हैज 3 फेजेस। फर्स्ट फेज जो है वो 3300 BCE से स्टार्ट होके 1900 BCE तक जाता है। सॉरी, 2600। दूसरा जो है वो 2600 से लेके 1900 BCE तक जाता है। और तीसरा जो है
वो 1900 BCE से लेके 1300 BCE तक जाता है। पहला फेज जो है उसे कहते हैं अर्लीस्ट हड़प्पन फेज, दूसरे को कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज और तीसरे को कहते हैं लेट हड़प्पन फेज। अगर हम अर्लीस्ट हड़प्पन फेज की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, मतलब कि अथॉरिटी जो है उसे सेंट्रलाइज किया गया था, बहुत कम लोगों के पास अथॉरिटी थी और यहाँ पे अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीजिंग हायर लेवल पे थी। तो ये है फर्स्ट फेज का कैरेक्टर। कोट दिजी जो है वो उसका मैच्योर हड़प्पन फेज दिखाता है। कोट दिजी वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग मैच्योर हड़प्पन फेज। और अगर हम अर्लीस्ट हड़प्पन कम्युनिटीज की बात करें तो दे वर टर्निंग इनटू लार्ज अर्बन सेंटर्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो उस तरीके से गुजरात में आप देखेंगे लोथल है। तो दे वर द लार्ज अर्बन सेंटर्स ऑफ अर्लीस्ट हड़प्पन कम्युनिटीज। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। Question number 4. Which of the following conditions must be satisfied to give emergency use authorization for vaccine trial? मतलब कि इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन देने के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? फर्स्ट, इफ वैक्सीन इज एटलीस्ट 75% इफेक्टिव। सेकेंड, the data must represent high proportion of participants. And third, it can be granted only in a declared public health emergency. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द वैक्सीन शुड बी 50% इफेक्टिव। ये उसकी मिनिमम कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा कि ये डेटा जो है जहां पे हाई प्रपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स वॉलंटरीली चेकअप करवाते हैं एंड दे एक्सेप्ट दैट दे शुड बी वैक्सीनेटेड, तो उनका प्रपोर्शन जो है कम से कम 3000 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो वैक्सीन ले रहे हैं। 3000 से काफी ज्यादा होना चाहिए। सो इट मस्ट रिप्रेजेंट हाई प्रपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगर किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को डिक्लेयर किया है और उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, तभी जाके इसको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल सकता है। कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO। सो ये दोनों कंडीशन जो है वो करेक्ट है, आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक, ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अभी इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस मांग रहे हैं, लेकिन द डायरेक्टर जनरल हैज पुट इट ऑन होल्ड। Question number 5. Which of the following is or are reasons for lower agricultural productivity in India? First, colonial agricultural systems. Second, agricultural credit. Third, technological factors. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लोअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ लैंड। एक हेक्टर लैंड पे कितना प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो कॉलोनियल एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है इसके लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल की जमींदारी सिस्टम है, फिर महालवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम की वजह से इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके अंदर लोगों की रुचि जो है वो कम हुई, लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में से हटा और इसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे है, बिकॉज अराउंड 70% ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लोकल फाइनेंसर। जो लोकल किसी गांव में फाइनेंस पे किसी किसान को पैसे देते हैं और सामने बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मान लो कि किसान वो इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता तो उनकी जमीन जो है वो ले लेते हैं। तो ऐसे किस्से बहुत देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये भी एक
जो किसान है उनको डीमोटिवेट करने वाला फैक्टर है, यहाँ से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। एंड देन देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, कि किसान जो है वो जल्दी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। अगर मान लो कि वो अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की अफोर्डेबिलिटी जो है वो काफी कम है, बिकॉज इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी, जिसके पास 2 हेक्टर से कम जमीन है, तो इसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाते। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी कम है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो अभी फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड क्या है, करंट सिनारियो क्या है, कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी काजीरंगा? ऑप्शन ए पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, एंड ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड इट इज नोन एज मिनी काजीरंगा। अभी ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज वहां पे जो कैटल्स है वो अभी क्या कर रहा है कि ये जो वन हॉर्न राइनोज है उनका जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस वजह से वहां पे वन हॉर्न राइनोज जो है उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड जो है वो कम बच रहा है। इस वजह से ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct? First, state legislature has both legislative and executive powers regarding all matters concerning and connected with a highway to be designated as a national highway. Second, central government is free to construct a new national highway keeping in mind the obligations it has to discharge under part 4 of the constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जब नेशनल हाईवे की बात आती है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इट इज नॉट वेस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसके ऊपर अगर कानून बनाना है या फिर उस कानून को एग्जीक्यूट करना है, दोनों पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कहीं पे भी नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट इट हैज सर्टेन ऑब्लिगेशंस अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर ये लिखा है कि सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना है। अगर मान लो कि आप किसी के पास से हाईवे बनाने के लिए जमीन लेते हैं तो आपको उनको ड्यू कंपेंसेशन जो है वो पे करना होगा। तो ये सब जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है while constructing any national highway. So second is correct, first is incorrect, answer is B, second only. So अभी रिसेंटली ये जो चेन्नई एंड सलेम सिटी जो है उनको कनेक्ट करने के लिए एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, तो जिसकी वजह से जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये हाईवे नहीं बना सकती, बिकॉज काफी सारे लोकल लोगों ने इसको अपोज किया था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अप्रूवल एंड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये हाईवे बना सकते हैं, बट दे हैव टू कॉम्पेंसेट फ्रॉम द लैंड वाज एक्वायर्ड। Question number 8, which of the following statement is or are correct? First, the executive power of the union shall also extend to the giving of directions to a state as to the construction and maintenance of means of communication of national importance. Second, only the central government has authority over national highways, whereas both center and state have authority over national waterways. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है आर्टिकल 257
सब आर्टिकल 2 से, जहां पे ये लिखा है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड along with that मिलिट्री इंपॉर्टेंस, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर मान लो कि उसको ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है अंडर इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स। जैसे नेशनल हाईवेज है, सो दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है अंडर दिस आर्टिकल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज नेशनल हाईवेज एंड नेशनल वाटरवेज बोथ कम अंडर द ऑथोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल वाटरवेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए, वन ओनली। सो ये रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसा है कि जो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी अच्छा आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पोषण अभियान? फर्स्ट, it is a mission of Ministry of Health and Family Welfare with the aim of reducing the level of undernutrition. Second, Mission 25 by 2020 is one of the components of this mission. And third, it is being implemented by नीति आयोग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, सॉरी सी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पोषण अभियान की बात करें तो ये एक मल्टी मिनिस्ट्री मिशन है, ये किसी एक मिनिस्ट्री का मिशन नहीं है, ये मल्टी मिनिस्ट्री मिशन है। तो यहां से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो करेक्ट है, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री का मिशन नहीं है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। मिशन 25 बाय 2020 उसका मतलब क्या होता है? करंटली इंडिया के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 38% जितना है, तो उसको 2020 के एंड तक 25% करने का टारगेट है पोषण अभियान के अंदर, लेकिन इट इज लाइकली दैट द टारगेट विल बी मिस्ड। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये इसका एक कंपोनेंट है। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर एक कमिटी बनाई गई थी, नेशनल कमिटी ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। उस कमिटी के चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो इस कमिटी के चेयरपर्सन है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, आंसर इज सी, सेकेंड ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट ऑल्सो क्रिटिसाइजेस द पोषण अभियान। पोषण का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान इन 2018। Question number 10, which of the following elements are examples of India's democratic political system? First, a high degree of autonomy. Second, economic agents and religious organizations are free from political interference. And third, competition between various orders does not endanger integration but helps it. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों एलिमेंट इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है। सबसे पहले अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यस इट इज वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड इज इकोनॉमिक एजेंट्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। सो एज पर द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 रिलीजियस फ्रीडम दी गई है एंड वहां पे कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी नहीं है। काफी सारे इकोनॉमिक एजेंट्स जो है वहां पे भी गवर्नमेंट अब इंटरफियर नहीं करती ड्यू टू लिबरलाइजेशन। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि फॉर एग्जांपल दो अलग अलग स्टेट है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया का जो सभी स्टेट के बीच का इंटीग्रेशन है उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, रादर इट हेल्प्स इट।
कि इसकी वजह से इंटीग्रेशन जो है वो और भी स्ट्रांग होता है। तो ये तीनों एलिमेंट्स करेक्ट है, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में एक ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट दी डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, और काफी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, रिजिड पॉलिसीज, इलेक्टोरल पॉलिसीज एंड एट द एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।